नमस्कार दोस्तों। आज तारीख है 24 जुलाई 2020 और इस वीडियो में हम देखेंगे आज का करंट अफेयर्स। तो आइए शुरू करते हैं। और आप सबको जो भी क्वेश्चंस हैं उसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी में। अगर आपको लगता है कि आप हमारे चैनल से कुछ सीख रहे हैं और आपको थोड़ा सा भी फायदा हो रहा है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपनी राय दें। अगर आपको कुछ भी लगता है कि कुछ पॉजिटिव बातें हैं या कुछ नेगेटिव बातें हैं हमारे वीडियो में तो आप उसे अपनी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको कि इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस हैं, आंसर है और कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें और जो चीज़ें हैं उन्हें ध्यान में रखें। चलिए हम शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में दुर्लभ प्रजाति एल्बिनिज्म का पीला कछुआ देखा गया है? एल्बिनिज्म एक प्रजाति है, कछुओं की प्रजाति है और उसकी एक दुर्लभ येलो कलर की, हम ज़्यादातर देखते हैं ब्लैक ब्राउन कलर की होती है, पर एक येलो बिल्कुल गोल्डन कलर की जो है कछुआ देखा गया है। तो वो किस राज्य में देखा गया है? ओडिशा, बिहार, राजस्थान या गोवा? तो ये ओडिशा में देखा गया है। ये देखिए, ये वो पीला कछुआ है, आप देख रहे हैं काफ़ी डिफरेंट कलर है आम कछुओं से। आमतौर पर जो कछुआ होता है उसका रंग काला भूरा या चकता होता है या उस पर ऐसे करके डिजाइन बने हुए होते हैं, ठीक है। पर ये बिल्कुल ही अलग कछुआ है, ठीक है। आइए इसके बारे में जानते हैं। भारत के उड़ीसा राज्य के बालासोर जिले में दुर्लभ पीले कछुए की प्रजाति एल्बिनिज्म को देखा गया है। यह कछुए आमतौर पर श्रीलंका और भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार में पाए जाते हैं, ठीक है। इस कछुए को भारतीय फ्लैप सेल कछुए के रूप में जाना जाता है। कछुआ अपने आहार में मेंढक, घोंघे और जलीय वनस्पति को खाता है, ठीक है। कछुआ अभयारण्य कहाँ पर है? कछुआ अभयारण्य भारत के उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले में है, वहाँ पर कछुआ अभयारण्य है और उसकी स्थापना हुई थी 21 दिसंबर 1989, ठीक है। आप डेट याद ना रखें लेकिन आपको ये जरूर याद रखना चाहिए कि कछुआ अभयारण्य भारत में कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, किसे टूनज मीडिया ग्रुप द्वारा लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? टूनज मीडिया ग्रुप एक प्रकार की कंपनी है जो मीडिया एनिमेशन और वीडियो वगैरह बनाती है और फिल्मों में या फिर टीवी चैनलों पर जो है अपनी वीडियो डालती है और सहयोग भी करती है दूसरे फिल्म निर्माताओं को ताकि वो उनसे एनिमेशन ले सकें। और ये जो है इन्होंने एनिमेशन अवार्ड दिया, यानी कि बेस्ट एनिमेशन अवार्ड। एनिमेशन क्या होता है? आपने एनिमेशन पिक्चर वगैरह देखा होगा, ठीक है। या फिर कभी कभार क्या होता है, जैसे कि आपने उदाहरण स्वरूप मैं बाहुबली ले लेता हूँ, तो उसमें जो है काफ़ी वर्चुअल सीन जो हाथी वगैरह बनाए गए हैं, तो ज़्यादातर क्या किया गया है वो कंप्यूटर से बनाए जाते हैं तो उन्हें ही एनिमेशन कहा जाता है, या कार्टून्स वगैरह, ठीक है। तो जो बेस्ट एनिमेशन अवार्ड दिया गया है या कहें लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? ठीक है, धीरज ठाकुर, प्रकाश बनर्जी, अर्नब चौधरी या विकास गुप्ता? इसका सही जवाब है अर्नब चौधरी को लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अर्नब चौधरी है ये, ठीक है। और ये टून्स मीडिया ग्रुप का लोगो है, इन्होंने इसे दिया है। एनिमेशन मास्टर्स समिट 2020, सभी एनिमेशन मास्टर्स का जो है एक 2020 में समिट हुआ के डिजिटल संस्करण के तहत लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार अर्नब चौधरी को दिया जाएगा। यह पुरस्कार टूनस मीडिया ग्रुप द्वारा मरणोपरांत महान एनिमेशन निर्देशक अर्नब चौधरी को भारत के एनिमेशन उद्योग में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए दिया गया है, ठीक है।
अर्नब चौधरी की एनिमेशन फिल्म अर्जुन द वॉरियर प्रिंस। अर्जुन द वॉरियर प्रिंस एक एनिमेटेड फिल्म है, कार्टून टाइप की मूवी है। उसमें सारा काम कंप्यूटर पे ही होता है, सिर्फ ऑडियो आवाज़ दी जाती है। ठीक है, उसमें कोई भी एक्टर वास्तविक में जाके काम नहीं करते हैं, सभी चीज़ें कंप्यूटर पर ही होती हैं। इसी को बोलते हैं एनिमेशन। अर्जुन द वॉरियर प्रिंस के ऑस्कर पुरस्कारों में नामित होने के कारण उन्हें वर्ष 2020 का एनिमेशन पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2020 का एनिमेशन पुरस्कार किसे दिया गया है? अर्नब चौधरी को। किसने दिया है? तो टून्स मीडिया ग्रुप ने दिया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, स्पेस एक्स ने किस देश के पहले सैन्य उपग्रह एनासिस 2 को लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने किस देश के पहले सैन्य उपग्रह एनासिस 2 को लॉन्च किया है? वियतनाम, जापान, दक्षिण कोरिया, अफ्रीका। तो दक्षिण कोरिया के जो है सैन्य उपग्रह एनासिस 2 को लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम स्पेस एक्स जानेंगे। स्पेस एक्सप्लोरेशन एक टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन कंपनी है। ठीक है, एक अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता और अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी है। यानी कि वैसे कंपनी है जो कि अंतरिक्ष में लॉन्च करती है। अगर किसी भी देश को लॉन्च करना है कुछ भी अपना, तो वो इस कंपनी के जरिए कर सकते हैं। यह एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, जो लॉन्च करती है अंतरिक्ष में। ठीक है, और इतना ही नहीं, इसके बारे में और भी काफ़ी जानकारी अहम बातें हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया के हॉथॉर्न में स्थित है, अमेरिका में। इसे 2002 में इलन मस्क द्वारा मंगल के उपनिवेशीकरण को सक्षम करने के लिए, मंगल ग्रह पर अपने घर बनाने और उन चीज़ों को कार्य को प्रगति में लाने के लिए इलॉन मस्क द्वारा स्थापित यह कंपनी है। ठीक है, यह कंपनी क्या काम करती है? अंतरिक्ष का परिवहन लागत को कम करने के लक्ष्य के साथ स्थापित किया गया है। जो लागत होती है तक उसको कम करने के लिए किया जाता है। कैसे कम किया जाता है? जैसे कि एक साथ अगर 2-4 देशों के मिसाइल ग्रहों को, उपग्रहों को छोड़ा जाए तो क्या होता है, उन्हें कम खर्च बैठते हैं, और जिससे कि एक साथ कई देशों का भी काम हो जाता है। ठीक है, और प्रत्येक देश को भी कम खर्च बैठता है। ठीक है, और दूसरा फायदा यह होता है कि हर बार पृथ्वी के वायुमंडल में जो इलेक्ट्रिक कचरे जमा हो जाते हैं, जो शेष पार्ट्स रह जाते हैं, तो वो भी कम होते हैं और प्रदूषण भी कम होता है। हर एक देश अगर अपना उपग्रह छोड़े तो कितना ज़्यादा प्रदूषण होगा आप सोच सकते हैं। और इसकी बजाय अगर कई देश मिलकर के एक जगह पर छोड़ें या कोई प्राइवेट कंपनी उसका जिम्मा लेती है कि हम आप सबका जो एक साथ छोड़ देंगे, तो इसमें क्या होता है, सबके खर्चे भी कम बैठते हैं, प्रदूषण भी कम होता है और भी काफ़ी फायदे होते हैं। ठीक है, आइए इसके बारे में और जानते हैं। स्पेस एक्स ने कई लॉन्च वाहनों, स्टारलिंक उपग्रह, तारामंडल और ड्रैगन अंतरिक्ष यान विकसित किया है। ठीक है, अमेरिकी स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य उपग्रह एनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। एनासिस 2, जिसे पहले केमिलसैट-कॉम 1 कहा जाता था, एक दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य टोही उपग्रह है जिसे 20 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, स्पेस एक्स ने इस उपग्रह को अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित कैप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन से फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित किया गया। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है? तो मान लीजिए कि ये अर्थ है, ठीक है, और ये कक्षा है काफ़ी सारी। तो जब ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एक कक्षा होता है, यहाँ पर अगर आप किसी सैटेलाइट को छोड़ देते हैं तो वह बिल्कुल पृथ्वी के सापेक्ष घूमता रहता है। दो प्रकार के सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, एक जियो स्टेशनरी और एक मूवेबल, जिसको कि कहीं पर भी अपने ज़रूरत के हिसाब से मूव कर सकते हैं। ये जियो स्टेशनरी क्या है कि ये जिस देश के ऊपर रख दिया जाता है, जिस पॉइंट पर, ये वहीं पर फिक्स रह जाता है। इसे ही कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, यह एक ही कक्षा या फिर एक ही कक्षा में अपनी ज़रूरत के हिसाब से घुमाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये स्थिर ही रहता है। और एक दूसरी प्रकार की सैटेलाइट होती है जो घूमती रहती है। ठीक है,
उसकी स्पीड से ज़्यादा कम किया जा सकता है, और ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। इस मिशन के बाद दक्षिण कोरिया जो है सैन्य संचार उपग्रह के स्वामित्व वाला 10वां देश बन जाएगा। ठीक है, अभी तक 9 ही देश थे जो कि सैन्य संचार उपग्रह यानी कि सेनाओं के लिए जब संचार करना होता था, ट्रांसमिशन करना होता था किसी भी काम के लिए, जैसे जब कोई मिशन पर होते थे तो उनके संचार के लिए बहुत ही इजी होता है। ठीक है, और इसके लिए साउथ कोरिया ने भी लॉन्च कर दिया है। एनासिस 2 उपग्रह को पहले के मिट सैट कॉम नाम दिया गया था, जो कि 2006 में लॉन्च किए गए कोरसेट 5 उपग्रह का स्थान लेगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि करूर बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन है? तो वो है रमेश बाबू। आइए इनके बारे में जानते हैं। ये है रमेश बाबू जो करूर बैंक के नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। ये करूर वैश्य बैंक का लोगो आप देख सकते हैं। ये ज़्यादातर साउथ बिहार में चलता है। ठीक है, दिल्ली में भी कुछ शाखाएं हैं और यूपी बिहार वगैरह में काफ़ी कम शाखाएं हैं, ज़्यादातर ये साउथ में ही है। ठीक है, करूर बैंक के नए प्रबंध और निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में रमेश बाबू को नियुक्त किया गया है। रमेश बाबू को करूर वैश्य बैंक के वर्तमान प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी PR शेषाद्री के स्थान पर अगले 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, वर्तमान में रमेश बाबू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। करूर वैश्य बैंक के बारे में जानते हैं। करूर वैश्य बैंक भारत में एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तमिलनाडु के करूर में है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम इन्होंने रखा है करूर वैश्य बैंक। इसकी स्थापना 1916 में MA वेंकटरम चेट्टियार और अथी कृष्ण चेट्टियार ने की थी। कब की थी स्थापना? 1916 में करूर बैंक। और इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? तमिलनाडु में है, वहाँ के करूर शहर में है। ठीक है, SBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। किसे SAP के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? SAP के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विकास मखीजा, कुलमीत बावा, नरेश शुक्ला या दीपक अरोड़ा? कुलमीत बावा को जो है SAP के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आइए जानते हैं SAP क्या है। SAP, जिसे कभी कभी इसके पूर्ण नाम सिस्टम एप्लीकेशन और डेटा प्रोसेसिंग, SAP का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम एप्लीकेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग में डेटा प्रोसेसिंग द्वारा जाना जाता है। यह क्या है? एक जर्मन बहुराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन है। यह सॉफ्टवेयर कंपनी है। कहाँ की है? जर्मनी की है, जो व्यावसायिक संचालन और ग्राहक संबंधों का प्रबंधन करने के लिए एक उद्यम सॉफ्टवेयर बनाता है। जैसे कि कोई भी बिजनेसमैन है, वो अपने कस्टमर के लिए, अपने बिजनेस के लिए एक सॉफ्टवेयर बनवाना चाहती है, तो वो SAP से बनवा सकती है, इस कंपनी से बनवा सकती है। ठीक है, जिसे कहते हैं ERP सॉफ्टवेयर होता है इंटरप्राइजेस के लिए। ठीक है, जो बिजनेसमैन होता है उनके लिए होता है, ताकि वो अपने कस्टमर को, अपने स्टॉक को, अपने कलेक्शन को, इन सभी चीज़ों को कंप्यूटर के जरिए और आसान बना सकती है। उसके लिए सॉफ्टवेयर निर्माण वाली कंपनी है SAP। कंपनी जो है कहाँ स्थित है? यह बेंगलोर में है कंपनी। ठीक है, और कंपनी के बारे में कुछ और भी जानते हैं। कुलमीत बावा को सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग SAP के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। कुलमीत बावा वर्तमान में सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग SAP के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक देवदीप सेनगुप्ता का स्थान लेंगे। कुलमीत बावा को SAP पारिस्थितिक तंत्र में कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए सेवा का विस्तार करना और भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में डिजिटल प्रमुख दृष्टिकोण को अपनाने और व्यवसाय का मार्गदर्शन करने का जिम्मा दिया गया है। तो SAP के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? कुलमीत बावा। SAP क्या है? सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन
डाटा प्रोसेसिंग। ये क्या होती है? ये एक ऐसी कंपनी है जो बिजनेसमैन के लिए, या ऐसी कंपनी जो अपने कस्टमर का डिटेल वगैरह या अपनी कंपनी को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर बनवाती है, तो ऐसी SAP कंपनियां उनके लिए सॉफ्टवेयर निर्माण का कार्य करती हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है हमारा, किस बैंक ने कोविड-19 के रोकथाम के लिए मास्क सैनिटाइजर वितरण करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया? किस बैंक ने जो है कोविड-19 को रोकने के लिए एक अभियान चलाया है जिसमें कि मास्क और सैनिटाइजर बांट रहे हैं, फ्री में बांट रहे हैं? ICICI बैंक, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक? इसका सही जवाब है पंजाब नेशनल बैंक मास्क और सैनिटाइजर बांट रही है। अब ये कितनी मात्रा में बांट रही है तो देखने के बाद ही पता चलेगा। पंजाब नेशनल बैंक ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरण करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी यानी कि पूरे देश भर में अभियान को डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह की अध्यक्षता में शुरू की है। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह की अध्यक्षता में शुरू की है। डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है? केंद्रीय मंत्री हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने यह अभियान कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत शुरू किया है। इस अभियान के तहत पंजाब नेशनल बैंक ने देश भर के 662 जिलों में फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरण किए हैं। PNB बैंक के MD और CEO कौन है? MS मल्लिकार्जुन राव। MS मल्लिकार्जुन राव। PNB बैंक का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 में। इसके पहले मैंने बताया करूर वैश्य बैंक के बारे में, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 में। मुख्यालय कहाँ है? तमिलनाडु के करूर में। ठीक है, उसके CEO कौन बने हैं? तो उनके CEO बने हैं रमेश बाबू। ठीक है, तो और PNB के CEO कौन है? SS मल्लिकार्जुन राव। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, जुअन मार्से का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? जुअन मार्से का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या चीज के लिए प्रसिद्ध थे? अभिनेता, RJ, उपन्यासकार या गायक? अभिनेता, एक्टर, RJ रेडियो जॉकी जो रेडियो पर बोलते हैं, उपन्यासकार, नॉवेलिस्ट जो उपन्यास लिखते हैं, या गायक, सिंगर? तो इसका सही जवाब है वो उपन्यासकार थे, वो उपन्यास लिखते थे। ठीक है, ये हैं प्रसिद्ध स्पेनिश उपन्यासकार। स्पेनिश है, ये स्पेनिश लैंग्वेज में लिखते थे। जुआन मार्से का निधन हुआ है। मार्से को वर्ष 2008 के स्पेनिश भाषा में दुनिया के शीर्ष साहित्य पुरस्कार करवेंटिस प्राइज से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और इधर मैंने पिछले वीडियो में बताया था साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है जो साहित्य की दुनिया में भारत में दिया जाता है। स्पेन में कंट्री में स्पेनिश भाषा में या कहें स्पेन कंट्री में जो है साहित्य पुरस्कार का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? करवेंटिस प्राइज। ठीक है, वर्ष 1965 में उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास अल्टीमस ट्रेडिस ऑन टेरेसिया, ये एक स्पेनिश लैंग्वेज है इसलिए हमारे आपके लिए बोलना थोड़ा मुश्किल होता है, यूलिटिमस ट्रेडिस ऑन टेरेसिया प्रकाशित किया गया था। ठीक है, स्पेनिश भाषा में। चलिए अगले प्रश्न की ओर, किसने वर्ष 2020 का गुल्बेनकियन पुरस्कार जीता है? किसने वर्ष 2020 का गुल्बेनकियन पुरस्कार जीता है? ग्रेटा थनबर्ग, क्लिंटन हैरी, विनोरिका मेनन या ग्रिम रुस्केरियन? इसका सही जवाब है ग्रेटा थनबर्ग ने 2020 का गुल्बेनकियन अवार्ड जीता है। गुल्बेनकियन अवार्ड क्या है आइए जानते हैं। ये है ग्रेटा थनबर्ग, इन्हें जो है गुल्बेनकियन अवार्ड मिला है और इसके तहत 1 लाख यूरो भी मिलता है। ठीक है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे गुल्बेनकियन पुरस्कार। कैलुएस्ट गुल्बेनकियन फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों की एक श्रृंखला है। मुख्य गुल्बेनकियन पुरस्कार की स्थापना 1976 में
पुर्तगाली व्यक्तियों और संगठनों को दिए गए गुल्बेनकियन विज्ञान पुरस्कार के रूप में की गई थी। 2012 से फाउंडेशन ने विशेष रूप से मानवाधिकारों के क्षेत्र में, यानी कि मानव के भलाई के लिए, ठीक है, के क्षेत्र में प्रत्येक को 1 लाख यूरो के वार्षिक पुरस्कार के द्वारा वित्त पोषित एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देना शुरू किया है। कब से देना शुरू किया है? 2012 से। वैसे 1976 से दिया जाता था, लेकिन 2012 से मानवाधिकार के क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य करने वाले लोगों को दिया जाने लगा, जिसे कैलेस्टे गुल्बेनकियन पुरस्कार कहा जाता है। इसका पूरा नाम क्या है? कैलेस्टे गुल्बेनकियन पुरस्कार, ठीक है। और ये किसे मिला है? ग्रेटा थनबर्ग को मिला है 2020 का। और ये कौन है? क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। क्लाइमेट एक्टिविस्ट का मतलब जो जलवायु मौसम में जो परिवर्तन हो रहा है हमारी धरती पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, प्रदूषण की वजह से और अन्य कारणों से, तो उसके रोकथाम के लिए यह जो है आवाज़ उठा रही है, काम कर रही है, और इसी को धरती को बचाने के लिए ही यह काम कर रही है। तो यह एक प्रकार से मानव के अधिकारों के लिए, मानवता के लिए काम कर रही है, इसलिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। उन्हें 48 देशों के 136 प्रत्याशियों में से चुना गया है। 48 देशों के 136 लोगों का नाम दिया गया था इस पुरस्कार के लिए, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ग्रेटा थनबर्ग को चुना गया है। ग्रेटा थनबर्ग को गुल्बेनकियन पुरस्कार 2020 के तहत 1 मिलियन यूरो की पुरस्कार राशि दी गई, परंतु उन्होंने इस राशि को पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित संगठनों को दान देने की घोषणा की है। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। जितने भी पैसे मिले हैं वो सारा इन्होंने दान करेंगी, ठीक है। कैसे संगठनों को? वैसे संगठनों को जो पर्यावरण और जलवायु पर काम करती है, ठीक है। गुल्बेनकियन पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1976 में की गई थी, जिसे प्रतिवर्ष कैलुस्टे गुलेनबेकियन फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, डीआरडीओ ने भारतीय सेना को पहाड़ी क्षेत्रों की निगरानी के लिए किस नाम से ड्रोन सौंपा है? आप जानते हैं इंडियन आर्मी को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जब पहाड़ी क्षेत्रों में आतंकवाद या दुश्मनों का अड्डा हो या वो गुजर रहे हों। तो वैसे क्षेत्र में क्या होता है, हर पहाड़ पे, हर एक छोटे छोटे जगह पे आप तैनात नहीं कर सकते इंडियन आर्मी को, क्योंकि बहुत मुश्किल होती है, एक तो पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण, ठीक है। तो उसके लिए डीआरडीओ ने एक ड्रोन बनाया है, जिसके जरिए आसानी से जो है वो ड्रोन कहीं पर भी निगरानी कर सकता है और विजुअल कैमरा के जरिए डाटा को ट्रांसमिट करता है ऑफिस में, और वहाँ से बहुत ही आसानी से आप इंडियन आर्मी बैठे बैठे जो है देख सकती है। तो उस ड्रोन जो सौंपा गया है उसका नाम क्या है? शीला ड्रोन, भारत ड्रोन, विदर्भ ड्रोन या चेतक ड्रोन? इसका नाम है भारत ड्रोन। बहुत ही सिंपल नाम है, आप सबको याद भी रहेगा कि डीआरडीओ ने भारतीय सेना को भारत ड्रोन नाम से जो है ड्रोन दिया है, जो पहाड़ी क्षेत्रों की निगरानी करेगी। चलिए इसके बारे में जानते हैं। ये ड्रोन है आपका रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित भारत नामक ड्रोन को भारतीय सेना को सौंपा गया है। इस ड्रोन को बनाने का मुख्य उद्देश्य पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निगरानी करने में भारतीय सेना की मदद पहुंचाना है। भारतीय ड्रोन दुनिया का सबसे हल्का और तेज ड्रोन निगरानी प्रणाली वाला एक ड्रोन है। सबसे हल्का और बहुत तेज है, जो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ठंडे मौसम में भी काम करने में सक्षम है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके पास खुद का भी अपना दिमाग है थोड़ा सा, और वह ठंडे मौसम में भी काम कर सकता है। यह ड्रोन दिन और रात में भी वीडियो का प्रसारण करने में सक्षम है, ठीक है। इसमें नाइट विजन कैमरा भी लगा है और दिन में भी यह जो है बहुत ही अच्छे से और रात में भी अच्छे से काम करता है। चलिए
अगला प्रश्न है, किसे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का CMD नियुक्त किया गया? हु वॉज अपॉइंटेड द CMD ऑफ नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भारत की एक इकाई है जो क्या काम करती है? देश में जहाँ जहाँ भी खनिज का उत्पादन होता है उन सब पर नज़र रखती है, उन सब पर कंट्रोल रखती है। ठीक है, तो यही इस विभाग का काम है। और इसके नए CMD किसे नियुक्त किया गया है? सुमित देव, सुभाष मिश्रा, चंदन सिंह देवव्रत या फिर जयप्रकाश सागर? इसका सही जवाब है सुमित देव को जो है NMDC का नया CMD नियुक्त किया गया। NMDC क्या है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में सुमित देव को नियुक्त किया गया है। सुमित देव को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक N बेजेंद्र के स्थान पर नियुक्त किया गया, जिसका कार्यकाल 23 फरवरी 2023 तक होगा। सुमित देव का कार्यकाल कब तक होगा? 23 फरवरी 2023 तक होगा। NMDC लिमिटेड को सबसे पहले राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के रूप में जाना जाता था। एक भारतीय राज्य नियंत्रित यानी कि सेंट्रल द्वारा यह कंट्रोल होता है खनिज उत्पादक है। यह इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। भारत सरकार के स्वामित्व में 72.43% है। ठीक है, भारत सरकार का इस पर कितना अधिकार है? 72.43। अन्य जो है या तो प्राइवेट है या राज्य सरकार का है या किसी और का है, किसी और देश का भी हो सकता है। यह लोहा, तांबा, रॉक, फॉस्फेट, चूना पत्थर, डोलामाइट, जिप्सम, बोटोनाइट, मैग्नेसाइट, हीरा, टीन, टंगस्टन, ग्रेफाइट आदि की खोज में शामिल है यह विभाग। ठीक है, तो NMDC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सुमित देव को। इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? 23 फरवरी 2023 तक। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपने हमारे वीडियो से कुछ भी सीखा है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप कुछ राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले वीडियो।